मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर मई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहमा गहमी इस वक्त बेहद तेज है। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और संभावित मंत्रियों को लेकर एनडीए के विधायकों की नजरें पार्टी के बड़े नेताओं पर जाकर टिकी हुई हैं। तो अब मई के पहले हफ्ते में बड़ी जानकारी सामने आती हुई मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी हुई और इसे लेकर गहमा गहमी का दौर तेज हो चुका है और विधायकों की, एनडीए के जो तमाम विधायक हैं उनकी निगाहें पार्टी के बड़े नेताओं पर टिकी हैं। अप्रैल 2026 बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 24 अप्रैल 2026 सम्राट सरकार ने बिहार विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, सियासी गलियारे में तैर रहा है, वो ये है कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा थी कि इस महीने की आखिर में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक 29 अप्रैल को है। इसकी वजह से इस महीने मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं लगता, क्योंकि उतनी ज्यादा सुगबुगाहट दिख नहीं रही। इसके पीछे वजह ये है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ बंगाल चुनाव में लगी है, यानी जो भी होगा वो मई के महीने में ही संभव है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन जल्द ही मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो जल्द ही कैबिनेट की जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही कैबिनेट का पुनर्गठन होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर बात मंत्रिमंडल की तस्वीर की करें तो जेडीयू की तस्वीर साफ दिख रही है। नीतीश मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री रिपीट हो सकते हैं। जेडीयू कोटे के बाकी बचे मंत्री पद पर जरूर 3-4 नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, जो टीम निशांत के हिस्से हो सकती है। हालांकि जेडीयू के नेता कहते हैं कि मंत्री कौन बनेगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। फोकस जरूर युवाओं और महिलाओं पर होगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने स्तर से इस तरह के फैसले लेते रहे हैं और उन्हीं के स्तर पर ये तमाम चीजों को अंतिम रूप दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जेडीयू में फेरबदल की गुंजाइश कम है, लेकिन बीजेपी में बदलाव की चर्चा ज्यादा है। जातीय समीकरण के साथ ही तेज तर्रार विधायकों को जगह मिलने की संभावना है। अनुभवी युवा महिला पर फोकस रह सकता है। वहीं एनडीए के दूसरे सहयोगी अपने पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताएंगे, जिसका इशारा राजनीतिक विश्लेषक जता रहे हैं। जहां तक नयापन देखने की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी में दिख सकती है, जिसमें युवा, महिला, अनुभवी चेहरे से लेकर के और क्षेत्रीय संतुलन की बात हो सकती है। कुल मिलाकर सबकी नजर मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को मिलता है मौका, इस पर टिकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो इधर बिहार में कैबिनेट विस्तार के इंतजार के बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में नई सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं और हर चुनौतियों से निपटने के लिए आरजेडी राज्य सरकार के साथ चलने के लिए तैयार है। मनोज झा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद ही बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा। 4 मई को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं और बस उसका इंतजार होगा। आप मई के प्रथम हफ्ते कह करके इसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? कहिए चुनाव नतीजों के बाद, यानी चुनाव नतीजे 4 मई को आएंगे उसके बाद, क्योंकि चुनाव ने ग्रहण लगा दिया है, तो ग्रहण तो तभी छटेगा कि बिहार के हक के लिए अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं साथ हूँ। चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलके एक विशेष पैकेज और विशेष राज्य की घोषणा जैसी चीजें हासिल करें। बिहार में बीजेपी अब सरकार की ड्राइविंग सीट पर है और अब सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ने के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने मैदान में नेतृत्व में नई टीम को बनाई गई है इसका दावा किया, जिसमें युवाओं, अनुभवी नेताओं और महिला चेहरों के संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है। हालांकि इस टीम का अभी ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब पटना आएंगे
तो इस नई कमेटी पर अपनी मुहर वो लगाएंगे, जिसके बाद इसका ऐलान भी होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में 33% महिला आरक्षण का भी ख्याल रखा गया है और साथ ही जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं तो नई कमेटी में युवाओं को भी विशेष तरजीह जरूर दी जाएगी। बन जाएगा तो आप लोग को पता चलेगा जल्दी। और क्या इस बार खास लगेगा कि जैसे युवाओं को भी इसमें बड़ी जगह, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के हैं, जिस साल भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उसी साल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इतने युवा हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को प्राथमिकता देती है। और इस बार के कॉम्बिनेशन क्या जो पुराने जो चेहरे हैं, जो जिनके पास पहले से अनुभव है, उन चेहरों को भी मैंने बताया ना, जब बन जाएगा, जब सब लोग बैठ के कर लेंगे तब बताएंगे, आपको पता चलेगा। महिलाओं को लेकर के भूमिका पर बड़े उठ रहे कि हाँ 33% जो है लगातार आरक्षण की मांग की जा रही है। इस नई कमेटी में भी महिलाओं की एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही देश में है जो महिलाओं को संगठन में 33% आरक्षण देती है। जब से भारतीय जनता पार्टी का हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, वो तो अभी अगर महिलाओं का संशोधन विधेयक पास हो जाता तो आज बिहार विधानसभा में 29 माननीय विधायक है। और बिहार को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है। पटना के बेटा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया और इस मौके पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। इस टेक्नोलॉजी सेंटर का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने और उसे बढ़ावा देने में मदद करना इसका मकसद है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जीतन राम मांझी के बड़े बयान से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। पीएम विश्वकर्मा योजना की तारीफ करते हुए जीतन राम मांझी नजर आए। एमएसएमई मंत्रालय के बारे में उनकी तरफ से जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की। विश्वकर्मा योजना भी है। नरेंद्र मोदी जी के दिमाग कहाँ से ही आयल, हमरा तो कभी आश्चर्य हुए है। कहलियो ना कि 46 बरस से हम ये राजनीति में, अब करीब हर घड़ी 2-4 बरस छोड़ के बाकी सब घड़ी हम मंत्री और विधायक रहलिए है, तो बड़ी सा प्रधानमंत्री के देखलिए हल। लेकिन पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी जी केकर सुध लेल थी से बतावल चाहिए। रस्तिया पर नौआ भाई दाढ़ी बनावे था या केस काटे थे, ऐसी छाता लगा के ओकरा बारे में कुछ सोचल के हल। रस्तावा पर छाता लगा के चमार भाई चप्पल सिए थे, ओकरा बारे में कुछ सोचल के हल। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री हो करके नरेंद्र मोदी जी सोचल थी कि ओकरो तो आगे बढ़े के चाहिए। और गोपालगंज से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां जेडीयू एमएलए अमरेंद्र पांडे को राहत मिली है। कोर्ट से विधायक को यह बड़ी राहत, जिसमें 7 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। राहुल तिवारी गिरफ्तारी पर भी रोक लगी और अमरेंद्र पांडे का सहयोगी है राहुल। और अवैध जमीन कब्जे का आरोप इसके ऊपर और जमीन माफिया को संरक्षण देने का यह पूरा का पूरा मामला, जिसमें पिछले दिनों गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद ये फैसला सामने आया है। वकील और एमपी मदन मिश्रा ने पैरवी की, जिसमें 7 मई को अब अगली सुनवाई होने वाली है। तो आपको बताते चलें कि 7 मई तक गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई और एक बड़ी राहत जरूर मिल गई है। राहुल तिवारी की गिरफ्तारी पर इस वक्त रोक लगी है। अमरेंद्र पांडे का सहयोगी है राहुल। और एक पूरी जानकारी जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आती है, जिसमें फर्जी कागजात के जरिए जमीन पर कब्जा जमाने का आरोप है। साथ ही साथ भूमाफियाओं को संरक्षण देने का भीमगंज थाना में इसे लेकर दर्ज कराया गया था एफआईआर और कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। लेकिन फिलहाल 7 मई तक इस वक्त गिरफ्तारी से राहत तो जरूर मिल गई। तो आपको बताते चलें कि फर्जी कागजात के जरिए जमीन पर कब्जा करने का ये पूरा मामला, जेडीयू एमएलए हैं अमरेंद्र पांडे, उन्हें अब
ये राहत कोर्ट की तरफ से 7 मई तक के लिए हासिल हुई है। इनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है कोर्ट से, नो कोएर्सिव स्टेप लेने का ऑर्डर हुआ है। पुलिस को रोका गया है कि इनके खिलाफ कोई आप कोएर्सिव स्टेप ना लें। मामला आप जानते हैं बेलही का है मामला, उसमें किरण सिन्हा ने बेलवा का, यहाँ कुचायकोट बेलवा का ये मामला है। कोर्ट ने इस बात को समझा, डायरी अभी अभी आई, डायरी अब पूरी तरह उसको प्लेस किया जाएगा, LCR भी रिकॉर्ड मांगा गया है। उसके बाद 7 मई को बहस होगा, तब तक नो कोएर्सिव स्टेप का ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया। भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का दावा करती है और अपनी यात्रा जो है वो आपकी मंगलमय हो, इसकी कामना की जाती है। लेकिन जो ट्रेनों की हालत है, क्या रेलवे अपने वादे और दावे पर खरे उतरती है? बाढ़ से जो तस्वीर सामने आई उससे देखकर तो आप हाँ नहीं कह पाएंगे। इन तस्वीरों को ही जरा देखिए, क्या हालात हैं, कैसे लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए यहां मारामारी करते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से ट्रेन की बोगी में अंदर जाने के लिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए ये चुनौती है कि आखिर वो ट्रेन के अंदर कैसे प्रवेश करें। यहाँ लोग खुद नहीं चढ़ रहे बल्कि उनके पीछे खड़ी भीड़ उन्हें धक्का देकर ट्रेन में चढ़ा दे रही हो। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सबकी एक ही स्थिति है। जितनी धक्का मुक्की ट्रेन में चढ़ने को लेकर, उतनी ही परेशानी उतरने के दौरान भी। तो देखिए गर्मी की छुट्टी का मौसम और लोगों को अब ब्रेक मिला है और अमूमन लोग अपने अपने घरों की तरफ रुख करते हैं और यही वजह है कई लोग अपने घरों से ठंडे स्थानों की तरफ छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, सीट कम मिल रही है लोगों को। और धक्का मुक्की की ये तस्वीरें देखकर एक बार कोई भी ये सोचने पर विवश हो जाए कि क्या ये सही वक्त है यात्रा पर जाने के लिए। सालों भर ट्रेनों में ऐसी ही तस्वीरें आपको हालांकि नहीं नजर आएंगी, लेकिन जब पर्व त्योहार का मौसम हो, छुट्टियों का मौसम हो, तब उस वक्त ऐसी स्थिति चिंता जरूर पैदा करती है। ट्रेनों में लोग देखिए किस तरीके से चढ़ने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर आरा से, जहां पेट्रोल पंप पर तेल नहीं होने की अफवाह जैसे फैली। अफवाह फैलते ही शहर के पेट्रोल पंप पर लोगों की देखिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल जिले के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर तेल नहीं होने का बोर्ड लगाया गया था, जिसके बाद पेट्रोल खत्म होने की अफवाह तेजी से फैल गई और लोग अपनी अपनी गाड़ी को लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचने लगे। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने की जैसे होड़ सी मच गई, अफरा तफरी जैसे हालात देखने को मिले। और ये स्थिति सिर्फ यहाँ एक जगह की नहीं है, अफवाह की तस्वीर हर जगह से सामने आई। और ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि इस तरह की अफवाहों पर आप ध्यान न दें और दूसरों को भी ऐसी अफवाहों से दूर रखें। और अब बात चिकन पार्टी की, तो खबर मोतिहारी से, जहां शिक्षकों की करतूत ने स्कूल और शिक्षा विभाग को जैसे शर्मसार कर दिया हो। जिस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग पहुंचते हैं, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जिस क्लासरूम में शिक्षक और बच्चों के बीच जो अपनापन होता है वो भविष्य की नींव गढ़ने के लिए दिखता है, उसी स्कूल में, उसी क्लासरूम में शिक्षकों ने मौज मस्ती और चिकन पार्टी की। और उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीर वायरल हो रही है। ये बताया जा रहा है मोतिहारी के अदापुर प्रखंड स्थित UMS ऊंचीडीह स्कूल का। और इसी ऊंचीडीह स्कूल की तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जहां 8 से 10 शिक्षकों ने क्लासरूम में ही चिकन पार्टी कर ली और पार्टी का पूरा स्वाद लेते हुए वीडियो भी बनाया गया, जो अब वायरल है। और अब इन सब शिक्षकों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इस वीडियो पर संज्ञान ले लिया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। और ऐसे में इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। स्कूल पढ़ने पढ़ाने के लिए या फिर पार्टी के लिए है? ये शिक्षक पढ़ाने आते हैं या फिर चिकन पार्टी करने?
इस करतूत से आखिर ये शिक्षक संदेश क्या देना चाहते हैं, ये भी बड़ा सवाल। इन स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ अब एक्शन होगा तो कब होगा, इसका इंतजार सभी को। क्या अब तक इन शिक्षकों से जवाब मांगा गया है और स्कूल को और कितना बदनाम करेंगे ये शिक्षक? और अब बात पटना के बिहटा की, जहां आईआईटी थाना क्षेत्र के राघोपुर में एक शराब के नशे में कार ड्राइवर ने अंडा दुकान में जाकर धक्का मार दिया। घटना में 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसा बिहटा औरंगाबाद मुख्य मार्ग का है। कार का ड्राइवर तो यहां से इस घटना के बाद फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने इस कार को जब्त जरूर कर लिया है। पुलिस ने जब कार की तलाशी शुरू की तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ गईं। कार में 2 पिस्टल के साथ विदेशी शराब रखी हुई थी। रफ्तार से हाहाकार मचाने वाले इस तस्वीर को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। कार पटना में ही रजिस्टर्ड है और गाड़ी का नंबर भी आपको नजर आ रहा होगा, BR01 FY 2439। गाड़ी का नंबर देखकर फिलहाल गाड़ी किसके नाम पर है, किसके नाम पर ये रजिस्टर्ड है, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। पटना से बड़ी खबर, जहां बारात के दौरान फायरिंग में किशोर की मौत हो गई। घटना फतुहा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की है। बारात के दौरान फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और इसी फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो जाती है। फतुहा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की यह घटना, और घटना के होने के बाद परिवार में मातम पसर गया। घटना के बाद ग्रामीण एसपी और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात शुरू की। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल पुलिस छापेमारी में जुटी हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए हैं। मृतक डुमरी गांव के पप्पू यादव का बेटा रवि कुमार बताया जा रहा है। नाच गा रहे थे, नाचने गाने के क्रम में ही अभियुक्त दल के द्वारा फायरिंग की गई। 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली रवि कुमार को लगी, जिसे बेहतर इलाज हेतु फतुहा स्वास्थ्य केंद्र और उसके बाद PMCH भेजा गया। इलाज के क्रम में डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। घटना में संलिप्त 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और घटना में प्रयोग किया गया हथियार भी बरामद हो गया है। अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। कांटा थाना क्षेत्र के बख्शिला चौक, जो कि काटी थाना क्षेत्र में आता है, उस बख्शिला चौक सहबाजपुर मठ के पास एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। कमरे में बेड पर मां रीता देवी और उनके 2 मासूम बच्चे, 2 साल की वैष्णवी और 2.5 महीने के रुद्र के शव को देखने के बाद सभी हैरान रह गए। परिजनों ने जमीन के विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस, एफएसएल की टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच में जुटे हैं। 2 पड़ोसियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। सब कुछ हुई, उससे पहले हमारे साथ में घटना ये हुआ कि लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे के अनुपात में दिन में हमको गांव में जब जा रहे थे हम अपने स्टाफ के यहाँ, तो बीच में एक घर पड़ता है शिवदयाल पासवान का। तो शिवदयाल पासवान की पत्नी, उसका बेटी, दामाद और मेरे परदार में मेरे चचा के जो भी 4 लड़का वहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे हमको घेर के कहता है कि तोर खानदान उपटा देवो न तो घर खाली कर दे। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के बजला गांव सहबाजपुर मठ के पास एक दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इसी घर में महिला और उनके 2 बच्चे की संदिग्ध स्थिति में लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है, SDPO भी यहां पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो मृतक हैं, यहाँ जो बजला चौक है, यहीं पर उनका घर है। संतोष शाह की पत्नी रीता देवी के रूप में उनकी पहचान हुई है। उनके 2 बच्चे, एक 2 साल की बेटी वैष्णवी और एक 3 महीने का बेटा रुद्रा, इनकी मौत हुई है और संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। हत्या और आत्महत्या, ये तमाम एंगल से फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। हालांकि जो परिजन का आरोप है कि आपसी विवाद में भी
हत्या की आशंका जता रहे हैं। आसपास के लोगों से भी विवाद होने की संभावना बताई गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में भी लिया है और इसकी जांच कर रही है। और यही वह मकान है जहां पर एक कमरे में 3 लोगों की लाश मिली है। एक ही परिवार के 3 लोग हैं। मां और 2 बच्चे की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद जो है पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तमाम लोग जो है आप देखेंगे भीड़ भाड़ यहाँ पर बढ़ी हुई है और अब शव को ले जाने की प्रक्रिया भी की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाया जाएगा और ऐसे में आप देखेंगे कि गाड़ी मंगाई गई है। पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के सहवाजपुर मठ बझिला चौक के नजदीक की है और संतोष शाह की पत्नी और उनके 2 बच्चे की मौत हुई है और यही वह मकान है जहां पर यह पूरी घटना हुई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस हत्या तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इसमें आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सोल। और बड़ी खबर पटना से, जहां बाइक सवार की ट्रक से टक्कर हो गई, युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार युवक की मां घायल बताई जा रही है। फतुहा पीएससी में इन्हें भर्ती कराया गया है। फतुहा थाना के शुकुलपुर में NH 30 की एक घटना। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। क्रम में थे तो हमको सूचना मिला कि छपाक के पास एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कर गया है। तो हम लोग घटनास्थल पर आए तो देखे कि एक व्यक्ति मरा हुआ है, गिरा हुआ जो मर चुका था। दूसरा एक तो उसकी मां थी जो कि जख्मी थी, जिसको 112 नंबर के थ्रू हॉस्पिटल भेजाया गया और बाकी जो है सो जितना एम्बुलेंस से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जहानाबाद में शादी की खुशियां उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गईं जब वरमाला से ठीक पहले दूल्हे की हरकतों ने पूरे माहौल को ही बिगाड़ दिया। ओकरी थाना क्षेत्र के देवरामठ गांव में द्वार पूजा के दौरान दूल्हा लड़खड़ाता नजर आया, अजीब व्यवहार करने लगा। लड़की पक्ष ने उसे नशे में बताया, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। जिसके बाद बारातियों और लड़की पक्ष के बीच जमकर हंगामा और नोकझोंक हुई। नाराज परिजनों ने दूल्हे को बंधक बना लिया और खर्च की भरपाई की मांग की गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और काफी मशक्कत के बाद दूल्हे को छुड़ाया गया और थाने लेकर पुलिस पहुंची। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। देखिए, शादी तो मतलब कि सब तरह से हो गया, तिलक कुलक सब सही से चल गया। जब लड़का बारात लेके आएगा तो इतना नशा से चूर था कि वो जब उतरा मतलब कि गोड़ लगने के लिए देवता को मंदिर में, तो डोल रहा था। वहाँ तक भी लोग संभाल लिया, लेकिन लड़का को लाया यहाँ जयमाथी के पास, बारात को रखा हुआ था ठहराव के पास, वहाँ पे लाया तो इतना नशा में चूर था ना कि वो मतलब कि समाज के सामने पराग एकदम फाड़ के खा रहा है। नवादा जिले के रजौली विधानसभा क्षेत्र के सिरदला प्रखंड स्थित मोहब्बतपुर गांव में आयोजित 11 कुंडलीय श्री सीताराम महायज्ञ में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। उनके आगमन पर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। करीब 1 घंटे तक यज्ञ स्थल पर रहकर उन्होंने महाआरती में भाग लिया और श्रद्धालुओं के साथ महाप्रसाद ग्रहण किया। संबोधन में उन्होंने ऐसे आयोजनों को सौभाग्य बताया और बिहार फर्स्ट के संकल्प को दोहराते हुए राज्य के विकास की कामना की। और अगर इच्छा होगी तो मैं जरूर यहाँ पर अपनी उपस्थिति मैं दर्ज कराना चाहूँगा। और आज जब ये सौभाग्य मुझे मिला है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूँगा। जैसा मैंने कहा कि एक श्रद्धालु बनकर आया हूँ, एक सोच के साथ, एक बिहारी होने के नाते अपने बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कोलंबिया सरकार से 80 दरियाई घोड़े यानी कि हिप्पो के मारने के फैसले पर रोक लगाने की अपील की है और उन्हें भारत लाकर सुरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया है। अनंत अंबानी ने मानवीय समाधान पेश करते हुए कोलंबिया के पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। प्रस्ताव के तहत 80 हिप्पो को सुरक्षित तरीके से
पकड़कर जामनगर स्थित वनतारा में शिफ्ट कर आजीवन देखभाल करने की पेशकश की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में वैज्ञानिक तरीके, पशु चिकित्सा विशेषज्ञ, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल शामिल होंगे। अनंत अंबानी ने यह भी कहा कि ये हिप्पो अपनी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर हम उन्हें बचा सकते हैं तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला कोलंबिया और भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज